नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन में हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन में। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें न सिर्फ हम गांव किसान की बात करते हैं बल्कि खेत खलिहान के साथ साथ किसानों के विकास की भी बात करते हैं। इसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की संस्कारधानी कहे जाने वाले शहर जबलपुर में। जी हाँ, यहाँ पर हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं परिचय आपको उनसे करा देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आज आखिर हम किस विषय पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर संजय सिंह जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जबलपुर के प्रोडक्शन यूनिट के प्रभारी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। और किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे रबी के सीज़न में होने वाली नई तकनीकें और नई किस्मों की, जिनके ज़रिए किसान भाई अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि चूँकि रबी के सीज़न की हम बात कर रहे हैं, उन तकनीक और ऐसी फसलों के बारे में जानकारी दीजिए सर, जो सबसे ज़्यादा किसान भाई रबी के सीज़न में इन फसलों पर ध्यान दें। खासकर यदि अगर पूरे मध्य प्रदेश का अगर सिनेरियो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एरिया में धान के बाद, अगर खरीफ में धान के बाद अगर हम रबी की अगर फसलों की बात करें तो गेहूं और चने का नंबर आता है। और गेहूं को यदि बात करें तो गेहूं लगभग 90 से लेकर 100 लाख हेक्टेयर तक मतलब हम लोग मध्य प्रदेश में कवर करते हैं। ये इनमें एरिया वाइज अगर देखा जाए तो कई तरह के हैं, जिनमें बहुत सारे किसान भाइयों के पास जिनके पास सिंचाई की सुविधाएँ नहीं हैं। कुछ हैं जिनके 1 या 2 सिंचाई दे सकते हैं। कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास पानी की भरपूर व्यवस्थाएँ हैं। कुछ ऐसे किसान हैं जो कि लेट में खेती करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा गेहूं के बारे में। गेहूं जो मान के आप चलिए कि जो हम लोग जिनके पास पानी की सुविधाएं नहीं हैं उनके लिए व्यवस्थाएं अलग होती हैं। वो उनके पास वैसे जो जिनके पास सिर्फ अगर ऊपर वाला अगर बारिश का पानी हो जाए तो उससे खेती करते हैं तो इसके लिए अलग वैरायटी है। अगर 1 या 2 पानी ही मात्र दे सकते हैं तो इसके लिए अलग किस्में होती हैं। अगर इनके पास पानी की भरपूर व्यवस्था है तो उनके लिए किस्में अलग हैं। अगर जैसे बहुत सारे किसान भाई, जैसे अगर खासकर जबलपुर की यदि बात करें, जहाँ पर मटर की एरिया है, वेजिटेबल की मटर की एरिया है, वो लोग कम से कम लास्ट दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक तक भी गेहूं की खेती करते हैं। तो इसके लिए अलग अलग वैरायटी, अलग किस्में हैं ये। अब हम बात करते हैं वैसे किसान भाई जिनके पास पानी की व्यवस्थाएं नहीं होती और सिर्फ 1 पानी से काम चलाते हैं। तो ये हमारे चला जाते हैं रेनफेड व्हीट बोलते हैं उसको। और रेनफेड व्हीट में वो वैरायटी जैसे जो बहुत पॉपुलर है, जिनमें आपका नंबर आता है पहला C306 सुजाता। अपनी विश्वविद्यालय से, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से निकली गई कुछ वैरायटी हैं, जिनमें आपका JW 3288, JW 3211, JW 3020, JW 17, ये कुछ किस्में हैं जो कम पानी में, अगर पानी एक बार नमी में यदि हमने बुवाई कर दिया, इसके बाद भी यदि पानी एक आध पानी ऊपर वाले ने दे दिया तो दे दिया, अदरवाइज फिर भी ये कम से कम 12 से लेकर 15 कुंटल प्रति एकड़ तक का प्रोडक्शन देके चली जाती हैं ये। तो ये वैरायटी ऐसी रही चाहे रेनफेड के लिए। दूसरी ऐसी हैं जो किस्में कम से कम 1 या 2 पानी जिनके पास हैं, तो वैसे किस्मों के लिए मतलब किसानों के लिए भी उस तरह की गेहूं की वैरायटीज़ हैं, जिनमें आप बात कर रहे हैं, चाहे GW 322 का हो गया, चाहे GW 273 हो गया। तो ये सब वैरायटी ऐसी हैं जो कि 2 से 3 पानी में भी अपना काम चला लेती हैं। और यही विशेषता, यदि जिन किसान भाइयों के पास पानी की ज़्यादा व्यवस्था है वो किसान भाई भी इन वैरायटियों को लगा सकते हैं। पानी के आधार पर प्रोडक्शन चेंज होते रहते हैं। एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आपको कि सिर्फ वैरायटी का सिलेक्शन कर पाना बहादुरी नहीं है। सबसे बड़ी बहादुरी होती है कि हम जब बीज से शुरू करें, उसके उपचार से, उसके फर्टिगेशंस पे और उस पे जो आने वाली बीमारियों से यदि हम इस पे ध्यान दें तो उत्पादन 2 गुना बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सर, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। आपने बहुत ही वृहद और बहुत ही विस्तार तरीके से सभी किस्मों के बारे में जानकारी दी है, जो हमारे किसान भाइयों को जानना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद बीज उपचार की यदि हम बात कर लें सर, तो ऐसे किसान भाइयों के लिए बताइए जो बीज उपचार घर पर ही करना चाहते हैं, क्या इसके लिए भी कोई खास विधि है? नहीं, होता क्या है कि किसान भाइयों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ यदि सीड ट्रीटमेंट को यदि आप कायदे से समझ लें तो अपने उत्पादन को आप करीब 10 से लेकर 12% तक वैसे ही बढ़ा सकते हैं। मात्र 100-200 रुपये के खर्च से आप कम से कम 10,000-12,000 तक के फायदे ले सकते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, जो सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर केमिकल है, अगर हम केमिकल की खेती करते हैं तो उसकी बात करते हैं, उनमें 2 केमिकल हैं, आप कार्बोक्सिन और थायरम।
कार्बाक्सिन 37.5% और थायरम भी 37.5%, ये दोनों के कॉम्बिनेशन बाजार में मिलते हैं। इनका 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपको बीज में ट्रीट करना है, बीज में लगाना है। ये लगाने में एक ध्यान ये देना है किसान भाइयों को। मैं देखता हूँ बहुत सारे किसान भाइयों को कि थोड़ा सा ध्यान कम देते हैं इस बेसिस पर कि सीड ट्रीटमेंट में। उनको ये काम करना है जो बबूल का गोंद या वो गोंद जो हम लड्डू बनाने में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, इसका 10 या 50 ग्राम मुश्किल से 10 या 15 रुपए का खरीद लें। ये इसको तवे पे, गर्म तवे पे थोड़ा सा भून लें, थोड़ा फूल जाता है, ठंडा हो जाएगा। इसके बाद हल्का सा अगर रगड़ लेते हैं, अगर चूड़ बना लें उसको, और 1 लीटर 1.5 लीटर पानी में घोल बना के रख लें। और इसी पानी को यदि वो उस दवा जो मैंने कार्बाक्सिन और थायरम जो 37.5% दोनों हैं, 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से जिसको मैंने बोला है ट्रीट करने के लिए, अगर उस पानी को मिला के ट्रीट करते हैं तो क्या होता है कि बीज के ऊपर ये दवा फैल जाती है। तो बीज के ऊपर ये दवा फैल जाने से क्या होता है, जब हम बुआई करते हैं तो उस दवा के साथ मिला हुआ भी बीज के अंदर मिट्टी के जाता है। इससे होता क्या है कि मिट्टी में जितने भी तरह के फंगस है, वो फंगस जब तक वो दवा उसके साथ में चिपका हुआ है तब तक उस पर कोई असर नहीं करते, और पौधा बड़े अच्छे तरीके से बढ़ता है और अपने जीवन को पूरा करता है। ये तो इतने करने मात्र से कम 10% उत्पादन आपका बढ़ेगा, पौधे स्वस्थ रहेंगे, किसी भी तरह की कोई बीज जनित बीमारी या मिट्टी जनित जो बीमारी है वो नहीं होगी। ये है। बिल्कुल सर, आपने बीमारियों की यहाँ पर बात करी है तो ये बहुत सा लाजमी सवाल हो जाता है कि आखिर किसान भाई ये नवीन तकनीक के आधार पर कैसे समझें कि हमारी फसलों में अब कीट लगने वाला है या बीमारी होने वाली है। क्या सर इसके पहले के भी लक्षण नजर आते हैं? जरूर। होता क्या है कि जब बोला जाता है कि आपके फील्ड में कीट बीमारियां आए ही ना, इसके लिए एक तरीका आप ये भी है कि आप सीड ट्रीटमेंट में और अच्छे तरीके से करें। हम सिर्फ फफूंद नाशक पर ही डिपेंड न रहें, निर्भर न रहें। हम उनमें भी कोई इंसेक्टिसाइड डालें। जैसे थायोमेथाक्साम है, 30 से लेकर 35% तक के बाजार में बहुत अच्छे उपलब्ध हैं। उनको भी 2 ml प्रति केजी के हिसाब से, यदि सीड ट्रीटमेंट के समय ही पहले हमने फफूंद नाशक का हमने ट्रीटमेंट किया, उसके बाद हम इंसेक्टिसाइड का ट्रीटमेंट जो थायोमेथाक्साम आपको जो मैंने दवा बता रहा हूँ 30% का, यदि हमने 2 ml पर केजी के हिसाब से ट्रीट कर दिया है तो मान के आप चलिए कि कम से कम 1 महीने तक उसमें कोई भी कीट या बीमारियां नहीं आएंगी। दूसरी चीज़ें होती हैं जब गेहूं में होती हैं, जब ये पार्डिंग अवस्था में होता है, जब इनिशिएशन इसके ईयर निकलते हैं, बालियाँ निकलती हैं, तब उसमें स्टेम बोरर्स आते हैं। कहीं कहीं देखेंगे आपकी बालियाँ सफ़ेद दिखते चले जाएंगी। तो उसके लिए आप कुछ भी सबसे सस्ता जो हम किसानों को बार बार रिकमेंड करते हैं, क्लोरोपायरीफास 50% का 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल बना के छिड़का दें। और इस दवा को हम इसलिए रिकमेंड करते हैं कि सिर्फ ये दवा आपको उस इंसेक्ट वाले जो स्टेम बोरर को नहीं मारती है। ये दवा होती क्या है कि जब ये गिरती है ज़मीन पे तो बहुत सारे ऐसे जो इंसेक्ट हैं, जैसे आपको टर्माइट्स हैं जो ज़मीन में लगते हैं, गेहूं के खेत में खास कर लगते हैं, उनको भी ये कंट्रोल कर लेता है। तो गेहूं में इंसेक्ट की बहुत समस्याएं नहीं होती है। जो मैंने बताया ये तरीका इतना भी अगर कर लेंगे तो गेहूं की फसल आसानी से ली जा सकती है। चलिए, तो देखा किसान भाइयों, अगर अपनी फसलों को उत्पादन आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए आपको इन तमाम केमिकल्स या तमाम दवाइयों का भी ध्यान रखना होगा। सर, रोगों की हमने यहाँ पर बात करी है और चने की बात ना करें तो बेईमानी होगा। आज के दौर में देखा जाए तो चने में उकटा रोग की समस्या किसान भाइयों के सामने बहुत ज़्यादा आ रही है। इस पर हम बातचीत करेंगे, हमारे किसान भाइयों को उसका जवाब भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कृषि दर्शन में समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और चने में उकटा रोग संबंधी जानकारी डॉक्टर साहब से लेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन में। आज हम मध्य प्रदेश के संस्कार धानी जबलपुर में मौजूद हैं और जबलपुर प्रोडक्शन यूनिट के हेड डॉक्टर संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका पुनः स्वागत है कृषि दर्शन में। जैसा कि किसान भाइयों, चने के उकठा रोग को लेकर हम बातचीत कर रहे थे और जैसा कि सर अगर हम बात करें चने की, तो उकठा रोग की समस्या काफ़ी देखने को मिली है। इस विषय में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मध्य प्रदेश दालों के लिए जाना जाता है। पूरे भारतवर्ष में अगर दाल की एरिया देखें तो मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 पे आता है। और जहाँ दालों की बात करें तो होता क्या है, दाल के बाद फिर दाल, दाल के बाद फिर दाल। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कि मध्य प्रदेश की जितनी भूमि है, एक दाल की फसल के बाद अगले साल फिर हमने उसी में दाल लगा दिया। हद तो तब हो जाती है जब बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने वेजिटेबल पी की खेती करने वाले एरियाज में ढूंढे। आप अगर देखेंगे तो वहाँ क्या होता है कि एक मटर उनकी अक्टूबर में सितंबर में लग जाती है, दूसरी नवंबर में लग जाती है और तीसरी फिर जनवरी में डाल देते हैं। मतलब एक दाल के बाद दूसरी तीसरी ऐसे लग जाती है ये। तो ये थोड़ी सी समस्याएं हैं जो कि क्या होती है कि एक ही तरह के जो उकठा लगाने वाले जो फंगस है, वो फंगस का जो प्रेशर है, इनाकुलम का जो प्रेशर है, वो मिट्टी में बार बार दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। किसान से बार बार कहा भी जाता है कि आप एक काम करिए कि दूसरी फसल को लीजिए, तो किसान कहता है कि नहीं सर, यही खेती है जो हमको सबसे ज़्यादा फायदा देती है। आप तो तरीके वो बताएं कि भाई इस समस्या से निजात कैसे हो। ठीक है, वैज्ञानिकों का काम भी है कि जब समस्याएं हैं तो उसका निराकरण भी करना, और हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके ढूंढ लिए हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है कि मिट्टी में यदि आपके पास जीवांश को पहले रहना चाहिए। यदि आपकी मिट्टी खेती यदि हम 1 एकड़ की शुरू करते हैं, यदि 1 एकड़ की खेती को यदि आप देखें तो 1 एकड़ में कम से कम 10 टन गोबर की खाद लगेगी आपका, 8 से लेकर 10 टन। 8 से 10 टन गोबर अगर नहीं किसी किसान के पास है तो हम ये लोग बोलते हैं कि काम करिए कि आपके पास जो भी फली तोड़ने के बाद जो उसका अवशेष बचा है उसी को खेत में मिला दीजिए। इतने से जीवांश आपका मिल जाएगा मिट्टी में। उसके बाद हम क्या करते हैं कि सबसे सस्ती दवा और सबसे मतलब कारगर दवा जो होती है ट्राइकोडर्मा को बहुत सारे किसान भाइयों को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं कि बीज से ट्रीटमेंट कर देते हैं। ये बीज से ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा ट्रीटमेंट होता है जो बीमारियां सॉइल से, क्योंकि ये बीमारी बीज से न फैल करके मिट्टी से फैल रही है। इस बेसिस पर देखा जाए कि हम क्या करते हैं कि 1 से लेकर 1.5 लीटर ट्राइकोडर्मा, इसे 30 से 35 किलो 40 किलो मान के चलिए आपकी वर्मी कंपोस्ट यदि आपके पास है तो उसमें बढ़िया से मिला करके, और उसको एक काम करिए कि जब आप अंतिम जुताई कर रहे हो खेत की, उसमें कायदे ढंग से आप उसको ब्रॉडकास्ट कर दें, फेंक दें बराबर मात्रा में, चारों तरफ फैला दें, और उसके बाद अंतिम जुताई से मिला लें इसको। उसके बाद आप बीज को ट्रीट करें, और ट्रीट करने के लिए जैसे मैंने आपको बोला है कि कुछ ऐसी दवाएं हैं जैसे आपका कार्बोक्सिन और थायरम, जो माना जाता है कि हर तरह के, चाहे इंसेक्ट बताओ आपका अंतःप्रवाही या स्पर्शजनक हो, चाहे बीज के ऊपर लगे हुए हैं कोई भी फंगस या बीज के अंदर भी है, ये दोनों तरह को खत्म करता है ये। इससे ट्रीटमेंट करने के बाद यदि आप बुआई करते हैं तो इस तरह के कोई भी फफूंद आपके खेत में नहीं होंगे और लगभग फसल आपकी बची रहेगी। साथ ही साथ एक दवा और मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पे, आप उसे बोलते हैं सूडोमोनास। सूडोमोनास के बहुत अच्छे कल्चर हमारे विश्वविद्यालय में भी हैं। इतना नहीं, आप कहीं भी आप चले जाएंगे सूडोमोनास का नाम लेंगे आपको मिल जाएगा, ताज़ा बना होना चाहिए। एक रिकमेंडेशन हमारा है करीब 40 से लेकर 50 दिन की जब फसल हो जाए तब उस समय एक स्प्रे 10 ml पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करा दें। और दूसरा हो जाता है आपका जब वो पाडिंग अवस्था में है, ये जब उसमें फलियाँ लग रही हों, एक बार उसमें आप स्प्रे करा दें। हम गारंटी लेते हैं और आपको आश्वासन भी देते हैं किसान भाइयों कि इस तरह की कोई भी उकठा की समस्या, उगरा की समस्या आपके फील्ड में नहीं आएगी। ये छोटी सी चीज़ें जो बताए, यदि आप इसे करेंगे तो इस तरह की कोई भी समस्याएं आपको चने के या दलहनी फसलों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमने उकठा रोग की हमने किसान भाइयों को बहुत सारी बातें बहुत साफ शब्दों में समझाई हैं, लेकिन इसके अलावा आपने एक बहुत बड़ी बात कही है, वो है कि जो समस्याएं आती हैं, जो रोग आते हैं, वो फसलों में मिट्टी से ज़्यादा जरूर। तो सॉइल को ठीक रखने के लिए, मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए किसान भाई क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए, मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि मिट्टी में जीवांश की मात्रा बढ़ाएं। वो आप देख रहे हैं खेती जो होती चली जा रही है, हम पूरा नीचे से काट ले रहे हैं, लेकिन हम कोई भी अवशेष आज पता करिए, चाहे हम लोग भी जो रोज किसानों को टच में हैं, कभी भी किसी न तो कोई फार्म यार्ड, चाहे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आज तक किसानों के प्रचलन में है ही नहीं है। तो किसानों के प्रचलन में नहीं है तो इसका मतलब दिन प्रतिदिन जीवांश की मात्रा मिट्टी में कम होती चली जा रही है। और जीवांश की मात्रा अगर कम होती चली जा रही है तो कोई भी फफूंद जो भी होगा, यदि हम फफूंदनाशक यदि यूज करना चाहेंगे, खासकर ट्राइकोडर्मा की बात करते हैं तो ट्राइकोडर्मा खुद एक फफूंद है, और ये तभी वहीं उगेगा जहाँ सड़े गले पदार्थ होंगे, और सड़े गले पदार्थ सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं।
तो ऑर्गेनिक मैटर ही मिट्टी में नहीं है तो ट्राइकोडर्मा डालने का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए आप कोशिश ये करें कि चाहे गोबर की खाद के द्वारा, चाहे ग्रीन मैन्योरिंग के द्वारा, और चाहे हम जो आपका कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के थ्रू जो उसके अवशेष हैं, जो ऊपर का दाना लेने के बाद जो बचता है, उतने पर खेत में छोड़ दें तो फिर भी उतने से भी आपको जीवांश की मात्रा आपके फील्ड में मौजूद रह सकती है। लेकिन सर जीवाश्म की मात्रा बढ़ाने के लिए भी क्या कोई नवीन तकनीक पर इस वक्त काम चल रहा है? एकदम इस बेसिस पर हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि जितने भी आपको होता क्या है, जो भी उसके चाहे ऊपर के अवशेष हों, चाहे उसको जड़ें जो जीवन मिट्टी में रह जाती हैं, ये कई दिनों बाद सड़ती हैं। ये इससे पौधे को बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर पाती है। तो हम लोगों ने बहुत सारे डिकम्पोजर्स जो डाल दिए हैं, आ रहे हैं माइक्रोब्स जो हम लोग लैब में बनाते हैं, उन डिकम्पोजर्स को भी हम लोग छोटे से गोबर की खाद में मिला के मॉइस्ट करके स्प्रिंकलर से और छिड़काव करके अगर एक स्प्रिंकलर चला दें तो बहुत कम समय में वो जो जीवांश हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में खेत में तैयार हो जाएंगे आपके। तो ये क्या करते हैं कि कई बीमारियों से आपके बचने में सहायता भी करते हैं, और साथ सबसे बड़ा जो फायदा होता है, फायदा ये होता है कि एक सिंचाई से 2 सिंचाई तक आपकी बच जाती है। क्योंकि क्या होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिट्टी में ज़्यादा समय तक पानी रहता है और पौधे को 1 से 2 सिंचाई आपकी ऑटोमेटिक बच जाती है। बिल्कुल सर, ये भी समझना चाहेंगे आपसे, यदि नई किस्मों की एक बार फिर हम बात कर लें तो किसान भाई आपके पास आते हैं तो किस तरह से सवाल उनके रहते हैं, चूँकि एक वैज्ञानिक के तौर पर नई किस्मों की जानकारी किस तरह से दी जाती है? देखिए, किसान आता है तो सबसे पहले यही पूछता है कि साहब हमको वो किस्म दीजिए जिसमें बीमारी न लगे। बिल्कुल। और दूसरा प्रश्न उसका रहता है साहब वो किस्म दीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। 2 क्वेश्चन मेन होता है जी। तो सबसे बड़ी चीज़ है, चूँकि वैज्ञानिक हैं हम लोग, तो हम लोग बहुत सारी नई किस्मों को निकालते हैं। हम जानते हैं कि किसान की समस्याएं क्या हैं, उन्हीं समस्याओं पर हम काम करते हैं। चने की बात करें तो जैसे मैंने चने की अगर बात करते हैं तो चने में सबसे अच्छी वैरायटी बोलते हैं जो कम समय में ज़्यादा उत्पादन देती, बीमारी नहीं है। जैसे अभी निकली हमारी JG 52 और JG 18, ये 2 वैरायटी हैं जो ज़्यादा उत्पादन के साथ साथ कोई बीमारियां नहीं आती इसमें। व्हीट की बात करें तो व्हीट में भी हम लोगों ने 2 वैरायटी नई निकाली है, चाहे JW 3465 हो जाए, चाहे JW 1323 हो गया। ये नई वैरायटी निकाली है जो बहुत कम समय में पकती हैं। उत्पादन लागत इनकी कम है, उत्पादकता जबरदस्त है, कम से कम 60 से 65 कुंटल तक है ये। वेजिटेबल पी में भी यदि आते हैं तो उनकी भी होती कम समय में ज़्यादा उत्पादन वाली, तो चाहे हमारी काशी नंदनी हो गया, चाहे बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने निकला है, चाहे मटर अगेता 7 करके वैरायटी है, वो वैरायटी 50 से 55 में टूट जाती है, वो भी बढ़िया है सर। इस तरह से बहुत सारी ऐसी किस्में किसानों के सहायता और किसानों के अनुसार ही हम लोग काम करते हैं, और वो कोशिश वो करते हैं कि उनको कम लागत में ज़्यादा उत्पादन उन्हें मिल जाए। बिल्कुल सर, और नई किस्मों से ये भी कहा जा सकता है कि ज़्यादा बेहतर उत्पादन होगा तो बाजार में किसान भाइयों को मूल्य भी ज़्यादा मिलेगा। जरूर। अब कोशिश ये की जा रही है कि हम ऐसी किस्मों को डेवलप करने में लगे हुए हैं जो किस्में नेचुरली रूप से बायोफोर्टिफाइड हैं, उनमें जिंक और आयरन कंटेंट ज़्यादा है। जैसे बाजार में किसान लेके जाए तो उसको ये रहे कि भाई ये चीज़ें जो हमारी वैरायटी है, इस वैरायटी में जिंक और आयरन कंटेंट ज़्यादा है, जो पुरानी वैरायटियों में नहीं था। ये इनकी जो मार्केट जो अपीयरेंस है जो उनका है वो भी बहुत ज़्यादा है। लेके जाएंगे तो किसान क्या करेगा, उसको देखते हुए भी व्यापारी उसको ले लेंगे, क्योंकि ज़्यादा चमक है, ज़्यादा शाइनिंग जैसे बोलते हो आप, मतलब बाजार का जो आकर्षण है वो आकर्षण उसमें ज़्यादा है। तो हमारा जो काम है ब्यूटिफिकेशन लेवल पे मतलब हो जाता है कि इसके ग्रेन में, और दूसरा ब्यूटिफिकेशन हो जाता है कि इसके अंदर जो जीन है उस जीन में भी हम हाई आयरन, हाई जिंक, हाई मिनरल्स के जीन भी डाल दें, जिसलिए नेचुरली बायोलॉजिकली रिच हो जाए। और जो भी हम खाएं तो कम से कम खाने में हम चावल ही खा रहे हैं तो हमें ज़्यादा आयरन और ज़्यादा मिनरल्स मिले, हम गेहूं खा रहे हैं तो मुझे ज़्यादा प्रोटीन मिले, हम मक्का खा रहे हैं तो मुझे ज़्यादा प्रोटीन मिले। इस तरह की चीज़ों पर भी काम कर रही है, और हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी किस्मों पर काम करना शुरू कर दिया है। कुछ निकाल भी दिया है, चाहे मक्के में भी निकाल दिया है हमने, इसमें गेहूँ में भी निकाल दिया है, और हम धान में भी बायोफोर्टिफिकेशन पे काम कर रहे हैं। सर, ये समझना चाहेंगे कुछ ऐसी किस्मों के नाम भी बताइए, जैसा कि आपने बताया कि अभी चने या गेहूं पर काम चल रहा है जो कि बाजार में ग्राहकों तक पहुंच रही है। अगर हम हाई आयरन, हाई जिंक की बात करें, मिनरल से बात करें, तो हमारी अभी रिसेंटली वैरायटीज़ निकली हुई थी, तो लगभग 2016 में हमने निकाला था इससे पहले JG 36, जिनमें हमारा प्रोटीन कंटेंट सबसे हाई था। ये लगभग 26 से लेकर 27% प्रोटीन था, मिनरल कंटेंट भी हाई था। दूसरी हमने भी JG 52 निकाली, ये वैरायटी भी हमारी जो है प्रोटीन कंटेंट और मिनरल कंटेंट के लिए हाई है। मक्के में हम ये JM 1014 करके निकाला है, जो जिंक, हाई जिंक और आयरन के लिए जो ब्लैक कार्न के नाम से बहुत पॉपुलर हो रहा है। ये वैरायटी भी निकल गई है। गेहूँ में भी बात करें, गेहूँ में हमारे JW 3288, ये भी हाई जिंक के लिए है, ये हमारी वैरायटी है। ये भी जिंक मान के चलिए 42 ppm तक इसमें जिंक है। इस बेसिस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, हर एक वैरायटी, हर एक फसलों पर।
चाहे आपका कोदो हुआ, कुटकी हो गया, अरहर हो गया, रागी हो गया, इन फसलों पर भी हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं। लेकिन सर क्या इन सभी किस्मों को अपनाना किसान भाइयों के लिए कोई चुनौती साबित करता है या आसानी से किसान भाई इनको अडॉप्ट कर लेते हैं? नहीं, बहुत कुछ किसान, देखिए आज मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे किसान अवेयर हैं, हमेशा कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें उनको मिलती हैं, और नहीं तो हमारे दरवाजे विश्वविद्यालय ने अपने पूरे दरवाजे खोल के रखे हैं। कोई भी किसान के लिए हम भले हमको न उतना तवज्जो मिलता हो भाई किसान वैज्ञानिक आपस में, लेकिन किसानों के लिए हम लोगों ने एकदम ओपन रखा है कि सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी किसानों को दी जाएगी। तो हमारे दरवाजे खुले हैं, हर किसान आप देखेंगे, कभी आइए हमारे ऑफिस में आप आएंगे तो आपको देखेंगे किसानों की भीड़ लगी रहती है। किसान हमेशा अवेयर हैं, हमेशा नई जानकारी लेते हैं, मोबाइल नंबर उनके हैं। करीब हम लोगों ने लाखों किसानों के, अपने मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से सबको एक साथ जोड़ के रखा है। नई तकनीकी निकलती है, हम उनको मतलब बाय इन्फॉर्मेशन, बाय मेल्स और बाय व्हाट्सएप के जरिए हम उनको पहुँचाते रहते हैं। चलिए बिल्कुल सर, कार्यक्रम का ये अंतिम दौर चल रहा है, तो एक अंत में आपसे एक संदेश जरूर लेना चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देंगे? किसान भाइयों को हमारा सबसे बड़ा संदेश यही है कि किसान भाइयों, अब वो समय अब आ गया है जब आप खेती को एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म आप बना सकते हैं। पहले खेती ये था कि पहले बड़े बुजुर्ग ही खेती किया करते थे, तो एग्रीकल्चर कहाँ तक जाने वाला है इसी से आप समझ सकते हैं। ये जिस दिन युवा खेती में लग रहा है, लगना शुरू हो गया, इसका मतलब मान के चलिए आपके आने वाला खेती का जो हमारा जो व्यवसाय है, एरिया है, ये बहुत बढ़ा जाने वाला है। तो आप सब लोग नई तकनीक से अवेयर हों, नई टेक्नोलॉजी से। जिस दिन आप अवेयर हो जाएंगे ढंग से, उस दिन खेती जिस तरह की इतना हम मानते हैं कि खेती बड़ी मुश्किल चीज़ है, उस दिन उतनी ही आसान खेती आपको लगने लगेगी। अच्छे तकनीक को अपनाएं, अच्छे वैरायटी को निकालें, अच्छे किस्मों से अवेयर रहें आप, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। चलिए सर, उन्नत तकनीक और उन्नत किस्मों को लेकर जो आपने तमाम जानकारी दी और हमारे साथ वक्त साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, हमने रबी के सीज़न की हमने यहाँ पर बात करी और डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि नई किस्में और नई तकनीक के माध्यम से अब आप अपने व्यापार को किस तरह से लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर सकते हैं। और इसी के साथ अब यहाँ पर समय हो गया है खबरें खेती देखने का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। रबी फसलों की बुआई 393 लाख हेक्टेयर के पार, कृषि महाविद्यालय में विकास कार्यों का लोकार्पण, किसानों को मिले भावांतर के 249 करोड़ रुपए, गेहूं में गेरुआ एवं कंडुआ रोग प्रबंधन और फफूंदी से बचाएं अंगूर। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। देश के कृषि मंत्रालय ने रबी फसलों की बुआई के ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष कुल रबी फसलों की बुआई 393.07 लाख हेक्टेयर में हुई, जो पिछले वर्ष 357.73 लाख हेक्टेयर थी। इसका मतलब है कि 2025-26 में कुल बुआई क्षेत्र में 35.33 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। गेहूं की बुआई में सबसे अधिक बढ़त देखने को मिली है। इस वर्ष 28 नवंबर 2025 तक 187.37 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया गया, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 160.26 लाख हेक्टेयर था, यानी 27.11 लाख हेक्टेयर की वृद्धि। वहीं चावल की बुआई भी बढ़कर 9.10 लाख हेक्टेयर हो गई, जो पिछले वर्ष 8.45 लाख हेक्टेयर थी। दालों की कुल बुआई इस वर्ष 87.01 लाख हेक्टेयर रही, जो पिछले वर्ष 85.06 लाख हेक्टेयर थी। इसमें मुख्य रूप से चने की बुआई 62.49 लाख हेक्टेयर तक बढ़ी। मसूर 11.42 लाख हेक्टेयर दर्ज की गई। श्री अन्न और मोटे अनाज की कुल बुआई 29.06 लाख हेक्टेयर रही। इसमें ज्वार 14.98 लाख हेक्टेयर, मक्का 8.76 लाख हेक्टेयर और जौ 4.60 लाख हेक्टेयर बोया गया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने इंदौर के कृषि महाविद्यालय में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने कृषि महाविद्यालय परिसर में जननायक टंटिया भील बालक छात्रावास, एरोपोनिक्स यूनिट, महाविद्यालय के मुख्य द्वार, ऑडिटोरियम व कन्या छात्रावास के नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण किया। नवीन कन्या छात्रावास का शिलान्यास भी किया गया। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि विगत 11 वर्षों में देश में कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। फलस्वरूप देश का कृषि उत्पादन बढ़ा है, किसानों की आय में वृद्धि भी हुई है। उन्होंने कृषि महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या में लगातार वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। राज्यपाल श्री पटेल ने कृषि महाविद्यालय के कृषि नवाचारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से कृषि भूमि, मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल असर होता है। इसलिए अब जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्यपाल श्री पटेल ने मोटे अनाज श्री अन्न पर केंद्रित पोस्टर का लोकार्पण भी किया।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि किसान भाइयों के घर आंगन में खुशहाली और आर्थिक समृद्धि लाना ही हमारी सरकार का मूल लक्ष्य है। प्रदेश के हर किसान को उसके द्वारा उत्पादित फसल का समुचित दाम दिलाएंगे। डॉक्टर यादव इंदौर जिले के गौतमपुरा में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने सोयाबीन की फसल पर भावांतर भुगतान योजना के तहत प्रदेश के 1.34 लाख पात्र किसानों के बैंक खाते में सिंगल क्लिक से 249 करोड़ रुपए अंतरित किए। अब तक प्रदेश के 4.39 लाख से अधिक किसानों द्वारा 7.85 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन फसल का विक्रय किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसान हितैषी नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, जिससे हमारा प्रदेश कृषि के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी बना रहे। किसानों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। हमारी सरकार भावांतर की राशि दे रही है, वहीं केंद्र सरकार से किसानों को सम्मान निधि भी मिल रही है। गेहूं में 3 प्रकार की गेरुई लगती है: पीली गेरुई, भूरी गेरुई, काली गेरुई। इन रोगों का प्रबंधन कर गेहूं का अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। इस रोग की प्रतिरोधी किस्मों में यूपी 115, यूपी 2121, HD 2009, HD 2278, HD 2307, HD 2236, WH 147, HP 1102 हैं। इन्हें बोना चाहिए। इसके प्रबंधन के लिए जीनेब का छिड़काव भी काली और भूरी गेरुई को रोकता है। इसी प्रकार कंडुआ रोग भी गेहूं में आता है। यह बीज जनित फफूंद रोग है। इसमें जब पौधे में बालियां आती हैं तो उनमें दानों के स्थान पर काला चूर्ण बन जाता है और कुछ समय पश्चात पूरी बाली समाप्त हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर बड़ी सावधानी के साथ पॉलीथीन की थैलियों में बंद करके मिट्टी में दबा देना चाहिए। अंगूर का गुणवत्ता युक्त भरपूर उत्पादन लेने के लिए फसल को रोग मुक्त रखना जरूरी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी अंगूर में फफूंद जनित रोग के आने का समय चल रहा है। फरवरी तक इसमें प्रकोप बढ़ सकता है। यदि रात्रि का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तथा दोपहर का 24 डिग्री से कम एवं आर्द्रता 60% हो तो इस अवस्था में रोग अधिक फैलता है। पत्तियों और शाखाओं पर रोग की फफूंदी हवा के द्वारा अवसर पाकर फैलती है। फफूंदी की क्रियाशीलता पर निरीक्षण करते रहें तथा पत्तियों और शाखाओं में दिखाई देने पर उसे काट कर नष्ट कर दें। बगीचे में सूर्य प्रकाश की व्यवस्था होनी जरूरी है। इसके बाद अप्रैल व अक्टूबर की छंटनी के बाद रोग आ सकता है। ऐसी अवस्था में हेक्साकोनाजोल 0.05 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर एक छिड़काव करें। फल तुड़ाई के 25 दिन पहले पहला छिड़काव ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम तथा दूसरा उसके 5 दिन बाद किया जा सकता है। अन्य रासायनिक रोगनाशी का उपयोग तुड़ाई के 1 माह पहले ही कर दें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो आज हम मौजूद रहे मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में और यहाँ पर हमने जाना कि किस तरीके से रबी के सीज़न में नई तकनीक के माध्यम से नई किस्में आपको मिल सकती हैं, जिसके ज़रिए आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। ख़ास तौर पर यदि किसान भाइयों की हम बात कर लें तो जिस तरह से लगातार युग बदलता जा रहा है और कई ऐसे किसान भाई हैं जो युवा किसान हैं जो कि इस व्यवसाय में आगे बढ़कर आ रहे हैं और उनकी कोशिश यही है कि आखिर किस तरीके से व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सके। वैज्ञानिक तकनीक की बात कर लें या पारंपरिक खेती की हम बात कर लें, लगातार किसान भाई तेजी से इस पर काम कर रहे हैं और यदि किसान भाइयों को कोई समस्या होती है तो कृषि वैज्ञानिक मौजूद हैं जिनके जरिए आप उनसे मिल सकते हैं, अपनी समस्याओं का निदान ले सकते हैं। इसी के साथ कृषि दर्शन के आज के अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।